हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कवर करने वाले, जिसमें आज हम लोग का चैप्टर है 3। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और 2 को कवर किया था। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 3। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 3 को देखेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो चुका है, थोड़े से पर्सनल वर्क लोडेड थोड़ा ज़्यादा था इस वजह से, बट ये जो सीरीज़ है अब आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे विश्व में जो थोड़े से प्राकृतिक खनिजों का, यानी खनिज और शक्ति संसाधन जो आपका टॉपिक है उसके बारे में, खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में। ठीक है ना, ये सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देख ले खनिज क्या होता है, खनिज के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह खनिज कहलाता है। मतलब खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिजों के प्रकार अभी हम लोग देखेंगे। पृथ्वी पर लगभग 3000 से अधिक खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कितने? 3000 से अधिक खनिज। खनिज धात्विक और अधात्विक, ये दोनों प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, धात्विक खनिज में लौह आ जाता है और अलौह दोनों आते हैं। लौह और अलौह जो है दोनों आते हैं, और एक अधात्विक खनिज होता है। ये दोनों को अभी हम आके आपको बताते हैं। पूरा शॉर्ट नोट्स है, आप इसको लिखते हुए चलेगा। ठीक है, खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। मतलब खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं। धातुएं कठोर हैं जो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। मतलब जो धात्विक की बात करें तो खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर है जो ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है, तो जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है कौन? धातुएं। धातुएं क्या होती है? कच्चे रूप में होती है और बहुत ही कठोर होती है, जिसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, यानी धात्विक खनिजों कहलाएंगे। जैसे आप देख ले, लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइड हो गया, मैंगनीज हो गया, मैंगनीज अयस्क, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है धात्विक खनिज हैं। ऐसे खनिज जो कठोर हो और कच्चे रूप में प्राप्त होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लौह अयस्क। मतलब धात्विक कहेंगे, इसमें लौह अयस्क, बॉक्साइड और मैंगनीज अयस्क आ जाएगा। फिर बात करें अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है? अधात्विक खनिजों की अगर बात किया जाए तो खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। खनिजों में धातुएं नहीं होती है। उदाहरण चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम, ये जो है इसमें धातु नहीं होगी, जिसमें ये प्रॉपर अधात्विक कहलाएगा। जिसमें धातु नहीं पाए जाएंगे उसको अधात्विक कहेंगे। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक जिसको माइका कहते हैं, या फिर जिप्सम। खनिजों का निष्कर्षण की बात करें तो खनिजों का निष्कर्षण 3 तरीके से होता है, या तो खनन के द्वारा, प्रवेधन के द्वारा, या आखनन के द्वारा। ठीक है, खनन की बात करें तो वृवित खनन और कूपकी खनन, ये 2 प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, विवृत और कूपकी खनन, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें खनन, तो खनन होता क्या है? पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। ठीक है, जो हम खुदाई करके चीज़ों को बाहर निकालते हैं। विवृत खनन क्या होता है? वे खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसको विवृत खनन कहा जाता है। क्या कहते हैं? विवृत खनन। कूपक क्या होता है? गहन वेधन, जिन्हें कूपक कहते हैं। जो बहुत गहरा वेध किया जाता है, मतलब बहुत गहरा खुदाई होती है, वो गहन वेधन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कूपकी खनन क्या है। कूपकी खनन बहुत इंपॉर्टेंट। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचना के लिए बनाए जाते हैं कूपकी खनन। ठीक है, ये सभी का आप पिक्चर गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। प्रावेधन क्या होता है? इन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, उसको प्रावेधन कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रावेधन कहा जाता है। आखनन क्या होता है? आखनन, आखनन सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसको आखनन कहते हैं। क्या कहा जाता है? आखनन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसको आखनन कहते हैं।
ठीक है। जैसे आपको बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क देखने को मिलेगा। ऑटोरिया में तांबा और निकिल देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका में लोहा, निकिल, क्रोमाइड और प्लेटिनम देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैलों का समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैलों का समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब और क्या क्या चीज़ें कहाँ देखने को मिलेगी। फ्रांस के काकेकस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, मतलब फ्रांस में काकेकस प्रदेश है, वहाँ पर आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा, यानी वहाँ से चूना पत्थर निक्षेपित किया जाता है। ठीक है, जॉर्जिया और यूक्रेन में मैंगनीज आपको देखने को मिलेगा। अल्जीरिया में फॉस्फेट, अल्जीरिया में क्या, फॉस्फेट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अब सातों कॉन्टिनेंट में क्या क्या चीज़ें खनिज के लिए इम्पॉर्टेंट है। सातों कॉन्टिनेंट को देखेंगे। सबसे पहले उसकी स्थिति को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये खनिज वाला डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यहाँ पास आप देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये जो है यूरोप और एशिया का हिस्सा है। ठीक है ना, यहाँ पे यूराल माउंटेन होता है तो इसको यूरोप कहते हैं, इधर वाला हिस्सा एशिया कहा जाता है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये आपका क्या है, ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है ना, देन ये वाला जो है आपका ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है। ठीक है ना, और यहाँ पे आपका हिंद महासागर है क्योंकि भारत यहाँ पर स्थित है। तो ये आप हिस्सा देखेंगे तो इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऊपर वाले हिस्से को, ये इधर वाला पानी का हिस्सा जो है उसको प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। ये पूरा डायग्राम ये खनिज का डायग्राम है। ठीक है ना, आप देखिए अब इसको किस प्रकार से खनिज का डायग्राम आप समझ सकते हैं। यहाँ पास आपको कुछ साइन दिखाई दे रहे होंगे। ये लोहे का साइन है, ये पिंक वाला जो है ये तांबे का साइन है, और ये बॉक्साइट है नीचे वाला, ये 3 साइन। ठीक है ना, ये जो है लोहा, तांबा और बॉक्साइट, ये आपको जहाँ भी दिखाई दे, ये जो आप जहाँ भी दिखाई दे तो वो क्षेत्र उस खनिज से भरा हुआ है। मतलब आप देख सकते हैं लोहा कहाँ, ये वाला क्षेत्र ये हो गया, ये पूरा लोहे वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर तांबा, ये जो पिंक साइन दिख रहा है ये जैसे अफ्रीका में बहुत सारा आपको मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, ये सभी जगह आपको देखने को मिलेगा। बॉक्साइट की बात करें तो ये सारा बॉक्साइट है। तो इस तरीके से आपको सभी कॉन्टिनेंट में कुछ कुछ चीज़ें जो हैं दिखाई देंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले एशिया में। ठीक है, एशिया में जो है क्या क्या चीज़ें हैं, एशिया की बात करते हैं। देखिए एशिया कॉन्टिनेंट आपको पता है जहाँ हमारा भारत स्थित है। ठीक है ना, एशिया के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। एशिया जो है आपका लौह अयस्क का विशाल निक्षेपित है। एशिया में सबसे ज़्यादा आपको टीना उत्पादन देखने को मिलेगा, लौह अयस्क देखने को मिलेगा। ठीक है, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया टीना उत्पादन के लिए फेमस है। चाइना शीशा और एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन यहाँ पर टॉप पर है चाइना, शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन। ठीक है, एशिया में टीन आधे से अधिक उत्पादन करता है। मतलब एशिया जो है आधे से अधिक टीन उत्पादन एशिया में ही होता है। एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता, तांबा ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये सभी के सभी कहाँ देखने को मिलता है, एशिया कॉन्टिनेंट में। लौह अयस्क, टीना उत्पादन, ठीक है ना, शीशा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन। ठीक है, और एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकिल, जस्ता, तांबा ये सभी। अब बात करते हैं यूरोप में लौह अयस्क। यूरोप में क्या देखने को मिलेगा आपको, लौह अयस्क। रशिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस अयस्क में विशाल निक्षेप वाला कंट्रीज है ये। तांबा, शीशा, जस्ता, मैंगनीज, निकिल ये सभी जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये सभी आपको यूरोप, कहाँ पास, यूरोप में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका में खनिज निक्षेपण 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। ठीक है, ग्रेट लेक्स वाला क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में, कनाडियन शील्ड प्रदेश, अल्पेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं, ये सभी आपको नॉर्थ अमेरिका में, इस वाले हिस्से में, ये आप एटलस लीजिए और ये सभी क्षेत्रों को देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा खनिज क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों क्षेत्रों को।
तो कौन सी चीज़ें कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे पहले कैनेडियन सिल्ट प्रदेश जो है वहाँ पर लौह अयस्क, निकिल, सोना, यूरेनियम, तांबा देखने को मिलेगा। अल्पेशियन प्रदेश जो है वहाँ पर कोयला देखने को मिलेगा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्या क्या देखने को मिलेगा? तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी देखने को मिलेगा। फिर बात करें साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? तो यहाँ ब्राज़ील में उच्च कोटि का, ब्राज़ील में सबसे अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क देखने को मिलेगा, यानी जिसको आयरन ओर कहते हैं। चिली और पेरू में तांबा देखने को मिलेगा। ब्राज़ील व बोल्विया में विश्व में टीन उत्पादन सबसे ज़्यादा आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर बात करें साउथ अमेरिका, सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइड, अभ्रक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस, हीरा, ये सब आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। खनिज तेल भी वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में खनिज तेल बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी विशेषताएं कहाँ की हैं? साउथ अमेरिका की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये मैप। हाँ, कोयला और खनिज तेल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। जो पिंक साइन आपको दिख रहा है वो पिंक साइन जो है खनिज तेल है। ठीक है ना, ये पिंक साइन वाला जितना क्षेत्र दिख रहा है ये सब खनिज तेल का है। और ये जो ब्लैक कलर का साइन दिख रहा है ना, ये पूरा कोल वाला इलाका है। ठीक है, कौन सा है? कोल इलाका है। ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर, इधर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा जा रही है, ये मकर रेखा जा रही है, बीच से यहाँ इक्वेटर भी जाता है। और इस तरीके से ये पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अफ्रीका की तरफ चलते हैं। अफ्रीका में हीरा, सोना, प्लेटिनम अफ्रीका खनिज संसाधनों में घना है, मतलब पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे खनिज संसाधन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें साउथ अफ्रीका में जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोना का एक बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट, ये सब कहाँ है? ये सब अफ्रीका में है। तेल की बात करें नाइजीरिया, लिबिया और अंगोला, ये सब कहाँ है? ये सब अफ्रीका में है। कहाँ पर? अफ्रीका में। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकिल, ये सब कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज में भी संपन्न है ये क्षेत्र। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोडली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोना का उत्पादन पाया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कालगोडली और कूलगार्डी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? सोना। ठीक है, अब बात करें अंटार्कटिका। अंटार्कटिका अंटार्कटिका कहाँ है? कोयला जो है आपको इसी इलाके में देखने को मिलेगा, ट्रांस अंटार्कटिका। पूर्वी अंटार्कटिका जो है लोहा वाले क्षेत्र, मतलब लोहा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध देखने को मिलेगा। कहाँ? अंटार्कटिका। ठीक है, भारत में वितरण की अगर बात किया जाए तो भारत में क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगा? लोहा कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, ठीक है ना, गोवा आप सही कर लीजिएगा इसको, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, ये सभी आपको लोहा वहाँ देखने को मिलेगा। फिर बात करें बॉक्साइट कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक जिसको हम माइका कहते हैं आपको झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र आपको यहीं देखने को मिलेगा, इन्हीं 4 राज्यों में। तांबा की बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सब जो है कहाँ? तांबा देखने को मिलेगा। फिर बात करें मैंगनीज जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पर मैंगनीज देखने को मिलेगा। सोना की बात किया जाए तो भारत में कर्नाटका में कोलार में सोना, मतलब सबसे ज़्यादा भारत में कोलार में सोना निक्षेप मिलेगा। ये खानें विश्व की गहरी खानों में से एक मानी जाती है, सोने की खान। चूना पत्थर की बात करें, चूना पत्थर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? चूना पत्थर। नमक की बात करें, यह समुद्र, झील और सैलों से प्राप्त किया जाता है नमक। ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर कोई स्टेट नहीं मिलेगा। भारत नमक की अग्रणी, मतलब भारत जो है नमक में अग्रणी, यानी अग्रणी उत्पादक और निर्यातक दोनों में है। उत्पादक भी सबसे ज़्यादा भारत करता है और निर्यातक भी। तो यह क्योंकि आपको पता है समुद्र झीलों से प्राप्त होता है।
ठीक है। फिर बात करते हैं परंपरागत स्रोत। आई होप आपको इससे पहले सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, सब कुछ नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका जो खनिज वाला चैप्टर है वहाँ से ये कवर हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं उसको हम परंपरागत स्रोत कहते हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य घटक हैं, एक है खनिज तेल और दूसरा है प्राकृतिक गैस। ठीक है। भारत में कोयला का उत्पादन क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल तथा झरिया धनबाद बोकारो झारखंड, ये सभी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, झारखंड में। मतलब भारत में कोयला का उत्पादन क्षेत्र है ये सभी, रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया धनबाद बोकारो, ये सब कहाँ है, झारखंड में। ठीक है ना। भारत कोयला उत्पादक क्षेत्र है झारखंड वाला इलाका। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादक को काला सोना कहते हैं। पेट्रोलियम, काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोल को। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस यहाँ पे पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, प्राकृतिक गैस। ये चीज़ आपको याद रखना है। भारत में प्राकृतिक गैस जैसलमेर, ठीक है। फिर बात करें कुढ़ना, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाया जाता है। और विश्व में रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। जल विद्युत क्या होता है, विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील और चाइना। ये सभी जल विद्युत यानी जल से जो बिजली तैयार की जाती है, अग्रणी उत्पादक क्षेत्र हैं पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चाइना। भारत में भाखड़ा नागल परियोजना जो बनाई गई है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर घाटी परियोजना, ये सभी जल विद्युत से संबंधित परियोजनाएं हैं भारत की। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की बात करें, गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीयकरणीय ऊर्जा। ठीक है। पवन फार्म क्या है, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, अमेरिका, स्पेन में पाए जाते हैं ये सभी पवन फार्म। परमाणु ऊर्जा की बात करें, सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में परमाणु ऊर्जा की अगर बात किया जाए तो राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा, राजस्थान और झारखंड। ठीक है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ हैं, तमिलनाडु कलपक्रम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नारोरा और कर्नाटका में कैगा जैसे क्षेत्रों में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। अब बात करें भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र कहाँ है। भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा है, अमेरिका में। भारत में भूतापीय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका। भारत में भूतापीय ऊर्जा भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो विश्व के सबसे बड़े क्षेत्र और भारत में भूतापीय ऊर्जा, ये दोनों का मिश्रण है। और इनके संयंत्र जो है, इन्हीं की सहायता से भारत में भूतापीय ऊर्जा निर्मित किए गए हैं, मतलब ये सभी सहयोग किए हैं। ठीक है ना। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, फ्रांस। ठीक है ना, फ्रांस में है। फिर बात करें ज्वारीय झील रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी। ठीक है ना, कच्छ की खाड़ी यानी ज्वारीय मिल जो है, यह कहाँ कहाँ क्षेत्र देखने को मिलेगा, तो रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी। तो ये आपका चैप्टर 3 हो गया, जिसमें हम लोगों ने पूरा शॉर्ट वे में समझा। फिर अगला हमारा पार्ट है चैप्टर 4 जो कि एग्रीकल्चर है। ठीक है। तो आई होप आपको चैप्टर 3 समझ में आया होगा। इसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करिए और अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 को। ठीक है। और ये पूरा जो NCERT है इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे। इसका जो PDF है आपको लास्ट में दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है। और अभी इधर 4-5 दिन वीडियोज़ नहीं आया, थोड़ा सा कुछ पर्सनल वर्क था, छुट्टियाँ चल रही थी, तो इस वजह से थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पाया। बट अभी जो है आज से रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। सारा कुछ आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। शॉर्ट्स नोट्स प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और
कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट में बताएं। अभी आप एक मतलब वैकेंसी आप देख रहे हैं, बहुत ही जल्द आपके सामने होगी, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।